अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदों का पिटारा पूरी तरह से भर गया है। इसी वजह से दिल्ली की जनता का सब्र भी अब टूटने लगा है। ऐसे वक्त में जब राजधानी दिल्ली में विभिन्न मसलों पर सियासी तूफान का सामना कर रही आम आदमी पार्टी आप सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर बहस जारी है, तो दूसरी तरफ राजधानी के देवली में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को लोगों ने घेर लिया। वजह पानी की समस्या है। वैसे तो केजरीवाल पूरे देश में ये कहते हैं कि दिल्ली में पानी बिजली की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने और होने में बहुत फर्क होता है। अब केजरीवाल को खुद इसका सामना करना पड़ा। केजरीवाल को घिरा देख सुरक्षाकर्मी सख्ते में आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे रास्ता खाली कराया। देवली के लोगों की इस हरकत के बाद दिल्ली पुलिस के जवान हरकत में आ गए। दिल्ली पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर भी लोग नहीं माने। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने काफिले को आगे जाने दिया और शांत हुए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक यूजर ने साझा किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि देवली के लोगों ने सीएम की कार का घेराव कर रखा है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या की वजह से लोग काफी नाराज हैं। लोग सुरक्षा कर्मचारियों के समझाने पर भी बात मानने को तैयार नहीं। हालांकि सुरक्षाकर्मी काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराने में सफल हुए। अरविंद केजरीवाल संगम विहार और देवली इलाके में बने आधुनिक सुविधाओं से लैस नए स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। स्कूल का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देवली इलाके में पानी का इंतजाम कर रहा हूं। पेयजल समस्या के मसले पर मेरी स्थानीय विधायक से बात हुई है। ये पूरा इलाका मेरी नजर में है। यहाँ के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। संगम विहार और देवली में पानी की समस्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवली इलाके में सीवर लाइन भी डाली जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं। बहुत जल्द इस योजना पर काम पूरा होने की संभावना है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को मुस्लिम भीड़ ने श्रावण सोमवार पर जलाभिषेक यात्रा में भाग लेने गए हजारों हिंदू भक्तों पर हमला किया। पुलिस उपनिरीक्षक सूरज की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में इस्लामिक दंगाइयों द्वारा साइबर क्राइम्स पुलिस स्टेशन नूह पर हमले और पुलिस कर्मियों को जलाने की कोशिश के बारे में बताया गया है। प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इंटरनेट सुविधाएं बंद की हुई हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस द्वारा मामले में दायर की गई एफआईआर में कहा गया कि नूह हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। इसका मकसद न सिर्फ पुलिस कर्मियों पर अटैक करना था, बल्कि उन्हें जिंदा जलाना भी था। एफआईआर में दावा किया गया है कि सैकड़ों की उग्र भीड़ ने हत्या के इरादे से पुलिस पर कई जगह अटैक किया। साइबर पुलिस स्टेशन पर हुए अटैक को लेकर एक एफआईआर में कहा गया कि सैकड़ों लोगों ने इसे घेर कर पत्थरबाजी की और नारे लगाए कि वो पुलिस वालों को जिंदा जला देंगे। पुलिस कर्मियों पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। एफआईआर में कहा गया कि पुलिस की तरफ से पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में आत्मरक्षा में 105 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। पीएसआई सूरज ने 20 राउंड फायर किए, जिसमें से 10 राउंड अपनी बंदूक से और 10 राउंड एएसआई संजय की बंदूक से दागे गए। पीएसआई सुधीर ने भी 20 गोलियां चलाई। 10 पीएसआई भजनलाल की सरकारी बंदूक से थीं। एएसआई सुरेश ने 10 राउंड फायरिंग की। हेड कांस्टेबल ने एसएलआर से 25 राउंड फायर किए। कांस्टेबल रघुवीर ने एसएलआर का इस्तेमाल कर 25 राउंड फायरिंग की। कांस्टेबल शुभम ने कार्बाइन से 15 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद भी दंगाई पुलिस स्टेशन पर लगातार हमला कर रहे थे। कुछ देर बाद भीड़ ने वाहनों को जलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल का इस्तेमाल करके सरकारी और निजी वाहनों दोनों को जलाया गया। दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। इस दौरान एक बाइक सहित 5 वाहन जल गए। वहीं 10 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने के अंदर 15 से ज्यादा वाहन जला दिए। भीड़ तब तक थाने में तांडव मचाती रही जब तक वहां और पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। भीड़ पुलिस कर्मचारियों को मारने की चेतावनी देती रही। एक अन्य एफआईआर में कहा गया कि ब्रिजमंडल की यात्रा के दौरान 600 से 700 प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मचारियों पर फायरिंग की और इस दौरान उन्मादी नारे लगाए। ये सब कुछ नूह के नलहड़ क्षेत्र में नलकेश्वर मंदिर में हुआ। यहाँ से यात्रा शुरू होनी थी। पुलिस एफआईआर से ये स्पष्ट होता है कि प्रदर्शनकारी बंदूकें, लाठियां और डंडों से लैस थे और उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया। नूह में हुई हिंसा में पुलिस के 2 होमगार्ड्स मारे गए। नूह में भड़की हिंसा के बाद हरियाणा में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम की एक मस्जिद में एक इमाम को भी मार दिया गया। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर में धारा 144 लगाई गई। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पनवार ने बताया कि ग्राउंड पर पुलिस की 14 कंपनी तैनात हैं। अगले आदेश तक शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया। उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस थाने की टीम भी सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है।
Report News of India. शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करने मनीष सिसोदिया का सीबीआई ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार पर एकाधिकार और गुटबाजी करने के लिए दक्षिण भारत के आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे। सिसोदिया की जमानत याचिका के विरोध में दायर जवाबी हलफनामे में सीबीआई ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की फर्जी राय तैयार की। मनीष सिसोदिया पहले भी सबूतों को नष्ट कर चुका है और जमानत मिलने के बाद फिर वही करेगा। हलफनामे में कहा गया कि सिसोदिया ने दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और गुटबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया। वह दक्षिण भारत के आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल है। सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं, बल्कि उनका इलाज 23 साल से चल रहा है। खुद सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट से ये याचिका वापस ले चुके हैं और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी नेता राजधानी में शराब व्यापार पर एकाधिकार और गुटबाजी करने के लिए दक्षिण भारत के आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में लगे हुए हैं। वो दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार कार्टलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्साइज नीति में हेरफेर करने के लिए पूर्व कल्पित विचार के साथ दक्षिण भारत के आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल है। आगे ये भी कहा गया कि सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि वे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। यह हलफनामा सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दायर किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। उत्पाद शुल्क की नीति घोटाला मामले में फंसे सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को ईडी मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 30 मई को उसने इसी घोटाला के संबंध में सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। Report News of India. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। संविधान बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। बड़ी बात यह है कि 370 अस्थायी है। इस बात को कपिल सिब्बल भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कोई इसे हटा नहीं सकता। ये काम सिर्फ संविधान सभा ही कर सकती है। अब कोई संविधान सभा नहीं है, इसलिए 370 को हटाया ही नहीं जा सकता। कपिल सिब्बल का मतलब यह है कि अस्थायी 370 एक तरह से स्थायी है। सिब्बल ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान कहते हैं 370 को नहीं छुआ जा सकता, बाकी सारी चीजें छेड़ी जा सकती हैं। कपिल सिब्बल के इस तर्क पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 370C ये नहीं कहता कि 370 को नहीं छेड़ा जा सकता। असल में इसमें बड़ा साफ लिखा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। कपिल सिब्बल का कहना था कि अगर संविधान सभा चाहती तो खुद ही 370 को हटा देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनी हुई राज्य सरकार की सिफारिश से 370 निरस्त नहीं हो सकता। इस पर सिब्बल ने कहा कि चुनी हुई राज्य सरकार को भी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि एक प्रावधान अनुच्छेद 370 जो अस्थायी था वह 1957 में जम्मू कश्मीर और संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान निर्माण से जुड़ी दलील दी। सिब्बल ने कहा कि 1954 का आदेश आया, तब संविधान सभा थी, वे मना कर सकते थे कि नहीं हम 370 हटाना चाहते हैं और किसी और राज्य की तरह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज जम्मू कश्मीर के संविधान में देख सकते हैं कि क्यों इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये कोई नहीं कह रहा कि 370 वहां नहीं थी। मुद्दा केवल ये है कि क्या ये स्थायी रूप लेती है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता या फिर 370 को खत्म करने का कोई तरीका है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार राजनीतिक फैसला संसद के जरिए नहीं ले सकती। संसद ने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म हो। संवैधानिक शक्ति संसद ने ले ली और खुद ही संविधान सभा बन गए। संवैधानिक तौर पर राज्य को यूटी कैसे बना सकते हैं। रिपोर्ट
न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को मुफ्त पानी के बाद अब मुफ्त आरओ वाटर देने की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि घोटालों और फंड की हेराफेरी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर उसे जल्द ही वित्त विभाग से पैसे नहीं मिले तो उसके रोजाना की मरम्मत और रखरखाव वाले काम भी प्रभावित हो सकते हैं और जो योजनाएं चल रही हैं वे सारी की सारी ठप पड़ जाएंगी। जल बोर्ड ने वित्त विभाग से तत्काल 1800 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की, जिनमें 450 करोड़ रुपए पुराने लंबित बिलों के भुगतान के लिए हैं। वित्त विभाग कितना पैसा जल बोर्ड को देगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। जल बोर्ड के पास पैसे की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री आतिशी, जल मंत्री सौरभ भारद्वाज और जल बोर्ड उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती की एक बैठक हुई थी। बैठक में समस्या के समाधान को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि आतिशी ने पैसे का इंतजाम करने के लिए सभी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गैर जरूरी कामों के लिए गए फंड की जानकारी और उसे वापस करने की अपील है, जिससे जल बोर्ड को बजट दिया जा सके। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो जल बोर्ड ने जो पैसा मांगा है उसमें बकाया भुगतान के लिए मांगे गए 450 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अगर ये भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो मरम्मत, रखरखाव और चालू योजनाओं के काम भी प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2022-23 में कुल 4,839 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। अब जल बोर्ड 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रहा है। पैसे की कमी से जूझ रहे जल बोर्ड की मुश्किलें वित्त विभाग की एक चिट्ठी ने और बढ़ा दी। वित्त विभाग ने जल बोर्ड से बीते 5 साल में खर्च किए गए पैसे की जानकारी मांगी। सूत्रों का कहना है कि जल बोर्ड को 5 साल में 12,712 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल बोर्ड पर आरोप है कि बीते 5 साल में योजना मद में दिए गए 2,000 करोड़ रुपए को दूसरे मद में डाइवर्ट किया गया, उसकी कोई सूचना नहीं दी गई। छोटे छोटे काम भी तय समय से पीछे चल रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। 2015 में दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई और तब से केंद्र सरकार के साथ उसका विवाद शुरू हो गया। लोकसभा में दिल्ली को लेकर लाए गए विधेयक पर जवाब देते हुए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि संसद को दिल्ली पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष ने उस हिस्से को पढ़ा ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हंगामा करने लगे। ये सब करने से पहले पूरे आदेश को पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार का मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं, समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है, घोटालों की फाइल्स गायब करने की है। दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस के विरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गठबंधन के कारण जनता की बलि मत चढ़ाइए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पर सवाल उठाया गया। दिल्ली सरकार का मकसद झगड़ा करना है, किसी सरकार का केंद्र से झगड़ा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार का मकसद सेवा करना नहीं है। दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करने के दौरान विपक्ष के विरोध पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गठबंधन के बाद भी मोदी सरकार बनेगी, गठबंधन से फायदा नहीं होगा। दिल्ली सरकार सच छिपाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पटल पर रखा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़कर शाह ने संसद में अरविंद केजरीवाल सरकार को अध्यादेश पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने हाथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर यह भी कहा कि सर्वोच्च अदालत का उल्लंघन कर इसे लाया गया है। वे बोले कि सदस्यों ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का मनपसंद हिस्सा पढ़ा, अगर पूरा पढ़ते तो तस्वीर साफ हो जाती। फिर शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बारीकियों को पढ़कर सदन के सामने रखा। दिल्ली सर्विस बिल की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं भी सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सदन में सर्वोच्च अदालत को कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन में रखा जाना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। इसके बाद अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ पैरों का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पैरा 86A, पैरा 95 और विशेषकर पैरा 164 एक्ट की ओर से ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संसद को 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए हैं, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नूह में हिंसा भड़काने के 3 दिन बाद कपिल सिब्बल की जैसे नींद से जागे और ये जानते हुए कि नूह की हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसके कारण एक महिला जज को भी अपने 3 साल की बेटी के साथ एक वर्कशॉप में छुपकर जान बचानी पड़ी। अब कपिल सिब्बल इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा कि नूह हिंसा को लेकर सभी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से सवाल पूछने की जरूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि वे सवाल हमें सामूहिक रूप से दोनों संगठनों के नेताओं से पूछने की जरूरत है। क्या विश्व हिंदू परिषद और क्या बजरंग दल सांप्रदायिक हिंसा के एक समान फैक्टर्स हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के शीर्ष अधिकारी सांप्रदायिक नरसंहार के ऐसे कृत्यों पर चुप क्यों रहते हैं और इससे किसे लाभ होता है? इसके आगे कपिल सिब्बल ने लिखा कि इन 3 सालों का जवाब आप और वे बखूबी जानते हैं। नूह हिंसा को लेकर पुलिस की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हरियाणा पुलिस इस घटना को षड्यंत्रकारियों की पहचान करने के काम में जुटी है। अभी तक 45 लोगों के खिलाफ नूह, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हिंसा की घटना के 3 दिन बाद नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिले में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस की 30 और पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनीज को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया। असल में नूह पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें दंगा भड़काने की पूरी कहानी दर्ज है। पुलिस ने बताया कि करीब 800 से 900 मुस्लिमों की भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारों के साथ शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी और इन लोगों के हाथ में डंडे, पत्थर और अवैध हथियार थे। इन लोगों की मंशा कत्ल करने की थी। नूह के दंगों को लेकर दर्ज पुलिस की FIR में ये जानकारी दी गई है। पुलिस ने FIR में लिखा कि 31 अगस्त को नूह में दंगे की शुरुआत नलहड़ के शिव मंदिर से हुई थी, जहां ब्रिजमंडल यात्रा के लोग जुटे थे। दंगा इतना बढ़ गया कि मंदिर में 2500 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस की दखल के बाद महिलाओं और बच्चों समेत बाहर निकाला गया। पुलिस का ये कहना है कि शिव मंदिर के पास के खेतों पर से हमला किया गया। सैकड़ों लोगों ने मंदिर पर पत्थर फेंके। इसके अलावा यात्रा पर भी पेट्रोल बम फेंके गए। उसमें शामिल लोगों पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने दंगाइयों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। ये लोग ब्रिजमंडल यात्रा की तरफ पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और इन लोगों के हाथों में अवैध हथियार थे। इसके बाद पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायर किया तो दंगाइयों ने गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। एक वीडियो भी ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें दिखता है रैली में शामिल होने आए लोग कैसे कारों में छिपे रहे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस मणिपुर को लेकर विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत संसद में दिखा रहा था और हंगामा कर रहा था, और उसी विपक्षी एकता में राज्यसभा में दरार दिखने लगी। मुद्दा भी मणिपुर का है, जिसे लेकर TMC के नेता डेरेक ओब्रायन के बयान ने विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगियों की टेंशन बढ़ा दी। राज्यसभा में डेरेक ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर दी, जबकि विपक्ष लगातार 267 के तहत चर्चा करने और PM को सदन में जवाब देने की मांग करता रहा था। इसके बाद चेयरमैन ने भी चर्चा के लिए ज्यादा वक्त देने की बात कही और पीयूष गोयल ने डेरेक का धन्यवाद भी कर दिया। हालांकि डेरेक की बात सुनकर सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता हैरत में पड़ गए। मणिपुर हिंसा पर बहस को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की जानी चाहिए, जबकि सरकार अपनी ओर से राज्यसभा के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराना चाहती है। सदन में सूचीबद्ध कागजात पेश किए जाने के बाद सभापति ने कहा कि उन्हें मणिपुर मुद्दे पर सदन में नियम 267 के तहत 37 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। वरिष्ठ TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि लोग मणिपुर के मुद्दे पर सुनना चाहते हैं और विपक्षी दल इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने गतिरोध खत्म करने के लिए समाधान खोजने का मजबूत पक्ष रखा। TMC नेता ने यह भी सुझाव दिया कि मणिपुर के मुद्दे पर 6 से 8 घंटे की चर्चा की जाए। सभापति ने TMC नेता के सुझाव पर सदन के नेता पीयूष गोयल की राय मांगी। पीयूष गोयल ने कहा कि वे बहस के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाने के लिए TMC नेता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य में सुधार के लिए सभी को सामूहिक रूप से काम करना होगा।
गोयल ने सुझाव दिया कि नेता चाय पर मिल सकते हैं और सदन के सुचारू कामकाज के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर बहस की इच्छुक है और मुद्दे पर उनके विचार मांगे तो विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नियम 267 को किसी भी अन्य नियम की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य है कि सरकार ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए सहमत न होकर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बना दिया। खड़गे ने कहा कि आप एक छोटा सा सुझाव भी नहीं मान रहे, आप प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग भी नहीं मान रहे, आप प्रधानमंत्री का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। धनखड़ ने खड़गे की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि वे किसी का बचाव नहीं कर रहे, मुझे दक्षिण पंथ का बचाव करने की आवश्यकता नहीं, मुझे वामपंथ का बचाव करने की भी जरूरत नहीं, मुझे संविधान की रक्षा करनी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।